अच्छा ये यहां लगाएंगे। 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अपना डेडिकेशन से बैठे रहना, ठीक है। उस पर फोकस नहीं करेगा कोई भी, ये तो 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपना कंटेंट पे फोकस करना, अगर क्वेश्चन पूछता हूं तो रिस्पॉन्स देना, ठीक है, बस। ठीक है, करें स्टार्ट। फिर आप ड्रेस गायब, ड्रेस कहाँ है, बेचा है, रेंट पे दिया है। ठीक है भाई, आगे भी कभी कभी आ जाएगा। और पीछे बेटा, तुम्हारे पीछे कोशिश किया अगर थोड़ा सा आगे आओ, मतलब तुम कंफर्ट हो वहां पर, ठीक है। चलो आगे लग गई, ठीक है। हाँ देखो आज लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड चैप्टर एंड करेंगे, कार्डिक साइकिल में एंड करता हूं। कार्डिक साइकिल एंड करने के बाद ईसीजी, और ईसीजी के बाद हार्ट डिसऑर्डर, 3 चीजें बची हैं हमारी, ठीक है यार ये। हाँ कोई ईसीजी लाया है? एक बच्चा तो वो लाया था, हाँ लेके आ। एक दो से मंगाया था मैंने, कहाँ गए? बस ये हालत है, भूल गए सर। इसका मतलब याद रहना चाहिए तो है आप डेडिकेटेड कितने हो। और कोई ईसीजी है, कोई लंबा वाला ईसीजी आता है किसी पे है? नहीं, चलो अभी इसको लेके चलते हैं। फटाफट मैं रिवीजन करा रहा हूं, कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी कल कार्डिक साइकिल की। कार्डिक साइकिल की अगर बात करते हैं तो कार्डिक साइकिल के केस में मैंने बताया था क्या, सबसे पहले भाई किसी भी मसल्स का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट रिलैक्सेशन, सिंगल कार्डिक साइकिल, चाहे वो एट्रिया हो, वेंट्रिकल हो, या कोई भी कार्डियक मसल्स हो। क्लियर था बिल्कुल, ठीक है। मतलब इतना क्लियर था, इतना क्लियर था। मानो ये चैम्बर है, चैम्बर में आपने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड बाहर, रिलैक्सेशन किया, ब्लड अंदर, सिंगल कार्डिक साइकिल। क्लियर है। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड। इसको मैंने डिवाइड किया। अगर एट्रिया की बात करते हैं तो एट्रियल सिस्टोल टाइम पीरियड कितना होता है, एट्रियल डायस्टोल टाइम पीरियड कितना होता है, तो 0.1 और 0.7 0.8 ही तो हुआ। अगर मैं वेंट्रिकल की बात करता हूं, वेंट्रिकल सिस्टोल टाइम पीरियड कितना होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल टाइम पीरियड कितना होगा, 0.8 ही तो हुआ। तो 0.8 क्या हो गया, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। कोई डाउट? फाइनली मैंने सबसे पीछे, फाइनली मैंने इसको आगे एक साइकिल बना के समझाया था, और मैंने बोला था 0.1 में अगर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, 0.1 में अगर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, तो उस समय वेंट्रिकल में क्या हो रहा होगा, 0.3 में अगर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो एट्रिया में क्या हो रहा होगा, 0.4 में ओनली और ओनली डायस्टोल होता है। एट्रिया में भी होता है और वेंट्रिकल में भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। कोई डाउट? पक्का? अगर हम इसकी बात करें एक एक स्टेप बाय स्टेप, कि 0.3 की स्टार्टिंग, 0.3 की स्टार्टिंग का मतलब है वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है। वेंट्रिकल में अगर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? इस प्रेशर बढ़ने की वजह से तुरंत क्या होगा, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व बंद होने का प्रेशर और बढ़ेगा। अब सेमी ल्यूनर वॉल्व, कोई डाउट? यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व को खोलने के लिए एवी वॉल्व को बंद करने से ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ रहे ना मेरी बात? यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व को अगर बंद करना है तो क्या कर, नहीं सॉरी, एवी वॉल्व को बंद करना है या सेमी ल्यूनर वॉल्व को खोलना है, तो एवी वॉल्व को बंद करने से ज्यादा प्रेशर चाहिए। जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो पहले एवी वॉल्व बंद होंगे और प्रेशर जनरेट होगा तब। क्लियर? बिल्कुल। जब भी किसी चैम्बर के अंदर ब्लड आता है तो प्रेशर कम होता है, तभी ब्लड आएगा। एट्रिया के अंदर ब्लड तभी आएगा जब एट्रिया का कनेक्शन किससे है, वेन से, पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक वेन यानी वेना केवा। तो वेना केवा का प्रेशर ज्यादा होगा, एट्रिया का प्रेशर कम होगा, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड का मूवमेंट होगा। कोई डाउट? अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड तभी जाएगा जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से कम होगा।
नहीं आई क्या? समझ रहे ना मेरी बात? यानी नीचे का प्रेशर कम, ऊपर का प्रेशर ज्यादा, तभी ब्लड फ्लो करेगा। जब वेंट्रिकल, भीतर ध्यान दिया, अच्छा ये लगाना पड़ेगा, तुम उधर मत देखो भाई, तुम भूल जाओ क्लास में कोई है नहीं है, भूल गए, तुम अपना टॉपिक पे रहो, ठीक है एकदम, क्योंकि आज खत्म करेंगे, इसको खत्म करके तुम्हें प्रैक्टिस करनी है डट के। नीचे वाली क्लास में पूरी धम निकाल के आया हूं मैं, चीख चीख के, समझ रहे हो ना? इतना चीख लिया हूं कि अब बस। अच्छा रबड़ भी थी इसमें, रबड़ भी है इसमें, इसी का है कैसे? अच्छा लग गया, लग गया, ठीक है, ठीक है। आप बस अपना रैंडमली ले लेना, हम लोग रैंडमली अपना पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, बस कोशिश करना 15-20 मिनट तक लेके अपना क्लोज करना है स्टार्ट। हाथ में वो था कहीं मार्कर मेरे, मेरे पास ही था ना, कवर्ड के अंदर, अरे यार नहीं है, ले ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, कहां थे हम लोग? हाँ प्रेशर, एनसीईआरटी की लाइन कल बच्चों ने पूछी थी मुझसे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन समझ में आ गई, दूसरी लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ लाइनें मैं यहां बताऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगी। इतना कल कल का समझ में आ गया था? कल मैंने बताया था जॉइंट डायस्टोल का जो एंड होता है, वहां तक आते आते 70% वेंट्रिकल क्या कर जाते हैं, भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? ब्लड से। तो 70% ब्लड की फिलिंग कितने देर में होती है? 0.4 सेकेंड में। एक्टिव फिलिंग है, पैसिव फिलिंग है? पैसिव फिलिंग है। 0.1 के अंदर एक्टिव फिलिंग है। एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल रिमेनिंग 30% ब्लड भी कहां जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है। यहां तक कोई डाउट था किसी को? अब मैं बात कर रहा हूं ईडीवी, अरे यार वो चाहिए मार्कर, ये पहले मैं लिख लूं पूरा, ठीक है, ठीक है, तो फिर आप अपना अपनी रिदम से ले लेना, ठीक है, ठीक है। अब दो तीन चीजों की बात करेंगे, ईडीवी, ईएसबी और स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, एकदम दिमाग खोल करके, ठीक है। इसके बाद ईसीजी, बिल्कुल दिमाग खोल करके। हार्ट डिसऑर्डर में एक बार जिक्र कर चुका हूं, एक बार और पूरा एथोरोमा का करके एंड करेंगे। आज क्वेश्चन मैं थोड़े ज्यादा दे रहा हूं, लगभग 35 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है, करने हैं। एक वीडीपीपी आपको यहां से मिल जाएगी, वो करनी है, और मैं अपना जो क्वेश्चन का वो है पूरा दूंगा, वो करना है। जो अब टेस्ट होगा उसमें ब्रीदिंग वाला आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा, पूरा ब्रीदिंग आ रहा है। उसके अगला टेस्ट होगा उसमें भी ब्रीदिंग आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा, सारे सेंटर पर इसको एकदम सिंक्रोनाइज करना है लेवल में, ठीक है, जिससे कि हम एक साथ रैंक निकाल पाए। क्लियर है? उसके बाद चीजें एक साथ आ जाएंगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं दो तीन बातें बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईडीवी की। किसकी बात करेंगे? ईडीवी। मुझे 2 बोतल चाहिए, एक तो है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, लिखना भी चालू कर दो, विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल, ये पूरा भर दूं मैं, है ना। उसके बाद अपना प्रॉपर तरीके से बोर्ड का प्रेजेंटेशन भी चला जाए, बच्चों का भी एकदम मतलब बढ़िया चला जाए, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, रिस्पॉन्स दे देना, उतना चला जाए, बस बहुत है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल,
देयर डायस्टोल। ठीक है, याद हो, मैंने जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, ऐसे हमने एक बोतल बनाई थी, एक ये याद आया? ठीक है, और हमने इस बोतल को आगे जाकर के कॉन्ट्रैक्शन कराया, ठीक है। अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ठीक है, एक भी और ऐड कर दूं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट in each ventricle at the end of their systole, at the end of their systole। अब समझो भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ये है वेंट्रिकल, ये क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, अगर वेंट्रिकल के अंदर पूरा ब्लड भर जाता है, वेंट्रिकल फुल्ली एकदम भरा हुआ है, सारा का सारा, नहीं आया क्या? तो पहले मानो वेंट्रिकल खाली था, मैंने इसमें ब्लड भरना चालू किया, वेंट्रिकल फुल भर चुका है, ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल। पूरा डायलेट हो चुका है, वेंट्रिकल पूरा डायलेट हो चुका है। डायलेट हो जाने के बाद जितना ब्लड इसके अंदर फिल होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल, ये क्या कहलाएगा? ईडीवी, जो हर एक वेंट्रिकल का स्पेसिफिक होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, कितना ईडीवी होता है? 120 ml। 120 ml क्या होगा? ईडीवी। मानो ये वेंट्रिकल है और वेंट्रिकल फुल्ली भर चुका है, वेंट्रिकल फुल्ली भर चुका है। जब वेंट्रिकल टोटली तरीके से फिल हो जाएगा तो कितना वॉल्यूम आएगा इसके अंदर? ईडीवी इज इक्वल टू 120 ml। तो 120 ml ब्लड है जो ईच वेंट्रिकल में होता है एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल। मान लो इस वेंट्रिकल का साइज मैं बढ़ा दूं, मान लो इस वेंट्रिकल का साइज बढ़ा दूं, तो इसके अंदर ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ वेंट्रिकल, साइज ऑफ वेंट्रिकल। अगर वेंट्रिकुलर साइज बढ़ेगा तो ईडीवी बढ़ेगा घटेगा? ईडीवी बढ़ेगा। साइज ऑफ वेंट्रिकल बढ़ेगा तो ईडीवी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट? अगर मैं आपसे कहूं जितना ईडीवी ज्यादा होगा, समझना, वेंट्रिकल का साइज जितना बढ़ेगा, जैसे धनुष होता है ना, धनुष की कमान होती है, कमान को मैं जितना खींचूंगा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके अंदर फोर्सफुली और ब्लड को बढ़ा दूं, और फोर्सफुली ब्लड को बढ़ा दूं, इलास्टिसिटी इसके अंदर हो, तो इसका ईडीवी बढ़ेगा घटेगा? जितना साइज बढ़ेगा ईडीवी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना साइज बढ़ेगा तो उतना वॉल के ऊपर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी तो ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर धनुष की कमान को जितना ज्यादा खींचूंगा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ईडीवी ज्यादा होगा। कोई डाउट? तो ये वाली बात समझ में आ गई कि ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज ऑफ वेंट्रिकल के। इसीलिए एथलीट्स का ईडीवी ज्यादा होता है एक नॉर्मल इंसान के, क्योंकि एथलीट्स के वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे भाई गेम में खेलने की वजह से उसकी वॉल पर स्ट्रेस पड़ता है, साइज ऑफ वेंट्रिकल बढ़ जाता है, उसका ईडीवी नॉर्मल इंसान के ईडीवी से ज्यादा होता है, इसलिए उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल इंसान के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो नो डाउट, जैसे आप मानो इसमें ईडीवी है, ठीक है, तो जितना इसको खींचोगे तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड ज्यादा बाहर आएगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम उसका उतना ज्यादा होगा। समझे नहीं समझे? तो अगर मैं इसको एक मिनट, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं तो कुछ ब्लड बाहर नहीं जाएगा इसका?
कुछ ब्लड बाहर जाएगा, कुछ ब्लड अंदर रह जाएगा, जो बाहर निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। जो अंदर रह गया क्या बोलेंगे? ESV, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वाला समझते हो? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच रिमेन्स इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर सिस्टोल। सिस्टोल कर दिया मैंने, इस वेंट्रिकल को क्या कर दिया? सिस्टोल कर दिया। सिस्टोल करने के बाद काफी ब्लड क्या हो गया? इसके बाहर आ गया। मान लो काफी ब्लड क्या आ गया? इसके बाहर आ गया। अगर इसका ब्लड बाहर आ जाएगा, मानो इतना ब्लड बाहर आ चुका है, ये ब्लड बाहर तब आएगा जब इसमें सिस्टोल इतना हो जाएगा, तभी तो आएगा। ये ऊपर तक आ गया, यानी सिस्टोल हो चुका है। सिस्टोल होने पे कुछ ब्लड बाहर आ गया, कुछ इसके अंदर रह गया। जो ब्लड बाहर आ गया क्या बोलोगे उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है आपने इस वेंट्रिकल को तेजी से क्या किया? पुश किया। पुश करने पे कुछ बाहर निकला, कुछ रह गया। जो बाहर आया वो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो अंदर रह गया ESB। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर। क्लियर? बिल्कुल। यानी वेंट्रिकल को जब आप सिस्टोल करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो सारा ब्लड बाहर नहीं आता, कुछ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर रह जाता है। जो रह जाता है सिस्टोल के बाद भी उसको बोलते हैं ESV। क्लियर है? बिल्कुल। ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। सर ऐसा कैसे? ऑलवेज फिक्स कैसे रहेगा? ऑलवेज फिक्स इसलिए रहेगा, ऑलवेज फिक्स इसलिए रहेगा क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो नो डाउट स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ESV कांस्टेंट उतना ही, मतलब फिक्स रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ESV कितना है, यहां पर ESV कैसे निकालोगे? ESV इज इक्वल टू EDV माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, EDV कितना था? 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। यानी जब तुम किसी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ब्लड बाहर जाएगा, जो ब्लड बाहर जाएगा वो 70 ml है। तो पहले कितना था? 120 में 70 किया, कितना बचा? कितना बचा? 50 ml। ये ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, इसमें चेंज नहीं होगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर सिस्टोल। यानी सिस्टोल करने के बाद भी जो ब्लड रह गया, सिस्टोल करने के बाद भी जो ब्लड रह गया, जो निकाला नहीं जा सकता, क्या बोलोगे उसको? ESB। क्लियर है? बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो बाहर निकल गया, कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो बाहर निकल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 3 वॉल्यूम क्लियर हो गए। वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरता है और कंप्लीट डायलेट हो जाने के बाद कलेक्ट होता है, वो वॉल्यूम EDV कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो ब्लड बाहर निकला, स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो रह गया ESV। कोई डाउट? अब ये समझ में आता है, मान लो अगर मैं कहूं कि बेटा जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। जैसे आप किसी चीज को जितना खींचोगे उतना तेजी से वापस भी तो आएगी। यानी अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDV या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बात एक ही है, आप समझ रहे हो भाई? जितना EDV ज्यादा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा उतना उतना समझ रहे हो, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? या ऐसे भी तो कह सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट? इन दोनों में कोई डाउट? ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी बात करेंगे हम? कार्डिक आउटपुट। पर कार्डिक आउटपुट से पहले मैं किसकी बात करूंगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल। क्लियर? बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट in each ventricle during, नहीं सॉरी, कलेक्ट नहीं, ठीक है, which pump by, volume of blood which pump by each ventricle during single systole, which pump by each ventricle ड्यूरिंग, ध्यान रखना ईच की बात चल रही है, दोनों का अलग अलग होगा। ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, यानी एक बार सिस्टोल में, समझना अगर वेंट्रिकल 2 हैं, अब बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कंफ्यूजन है कि एक वेंट्रिकल से कितना, अगर वेंट्रिकल 2 हैं तो इस वेंट्रिकल से
स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होगा, इस वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होगा, इसका भी 70 ml होगा, इसका भी 70 ml होगा, तो हम एक वेंट्रिकल लेके चल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल, यानी एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आएगा, एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आएगा ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ईडीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, समझ रही ना बेटा, हाँ या ना, स्ट्रोक वॉल्यूम ईडीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मतलब अगर ईडीवी ज्यादा होगा तो खिंचाव ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी का ईडीवी, ईडीवी कितना है, ईडीवी 120, ठीक है। अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम निकालूं तो कैसे निकालूंगा जरा बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप बोलोगे ई डी वी माइनस ई एस वी। ईडीवी कितना होता है, ईएसवी कितना होता है, कितना आएगा 70 ml, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का ईडीवी ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ईडीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रोक वॉल्यूम के। क्लियर बिल्कुल। या ऐसे भी तो कह सकते हो स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, किसी को भी। यानी अगर किसी चैम्बर का ईडीवी ज्यादा है, जैसे एथलीट्स की अगर हम बात करते हैं तो एथलीट्स के वेंट्रिकल का साइज हमारे वेंट्रिकल के साइज से ज्यादा होता है, इसलिए एथलीट्स का ईडीवी ज्यादा होता है, एथलीट्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, एथलीट्स का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट हमारे कार्डिक आउटपुट से ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर है बिल्कुल। तो अब ये वाली बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ देयर डायस्टोल, ईएसबी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, आप समझना, सिंगल सिस्टोल के बाद जो बच गया ईएसबी, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर मैं कार्डिक आउटपुट की बात करता हूं तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। क्लियर बिल्कुल। तो यहां हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, समझना, पंप बाय ईच वेंट्रिकल, पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग, ठीक है, सिंगल नहीं, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, पर मिनट क्या बोलेंगे इसको, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि एक मिनट के अंदर जितना ब्लड वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। एक बार में कितना ब्लड पंप करता है वो 70 ml, तो एक मिनट में कितने बार करता है 70 टाइम। तो आप क्या बोलोगे, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। कोई डाउट। अब ये आप जानते हो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, हार्ट बीट रेट कितनी होगी 72, तो कितना निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। ये क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट पर मिनट, कार्डियक आउटपुट पर मिनट। कोई डाउट, पर मिनट। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर एथलीट्स का वेंट्रिकल साइज ज्यादा है तो उसका ईडीवी ज्यादा होगा, अगर किसी का ईडीवी ज्यादा है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम अगर ज्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। आप समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। क्लियर बिल्कुल। एनसीईआरटी की दो जगह लाइनें दे रखी हैं, एक जगह दे रखी है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के अंदर, और एक जगह दे रखी है जहां पर कार्डियक आउटपुट दे रखा है। क्लियर है बिल्कुल। यहां सब चीजें एक दूसरे के साथ इंक्रीज हो रही हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल अलग अलग अपना अपना अलग अलग इफेक्ट दिखाएं। क्लियर है बिल्कुल। अगर एक बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई डाउट बेटा, ठीक है। तो बस ये तीनों का कंडीशन ध्यान रखना, साइज बढ़ेगा तो ईडीबी बढ़ेगा, ईडीबी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा।
बट ESV ऑलवेज अनचेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज? इसलिए नहीं होगा क्योंकि EDV बढ़ाओगे तो स्टॉक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ रहे? ESV ऑलवेज फिक्स। अब बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, अपने आप बताना कि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल ESV कितना होता है, नॉर्मल EDV कितना होगा, नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम कितना होगा, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना होगा? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूं, एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, इसी के ऊपर, इससे एकदम प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाएगी। सिंगल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट कर देगा। जरा बताओ, अगर आपसे कहा जाए वो, ठीक है, यहां पूछा क्या क्या है, एक इंसान है, उसका हार्ट बीट रेट इन्होंने पूछा है, हार्ट बीट रेट पूछा है, कार्डियक आउटपुट कितना दे रखा है इन्होंने, कार्डियक आउटपुट कितना दे रखा है इन्होंने, 5000 ml, चलेगा क्या? ठीक है। इन्होंने वेंट्रिकुलर, भाई EDV दे रखा है, EDV कितना दे रखा है, 100 ml, ESV एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना दे रखा है, ESV दे रखा है 50। जरा बताओ क्या आएगा निकल करके, फटाफट बताओ। कैसे निकाला भाई? सबसे पहले EDV में से ESV निकाल दिया तो क्या आ गया, स्टॉक वॉल्यूम। भाई EDV माइनस ESV इज इक्वल टू स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, कितना निकल के आया, 50 ml। ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला पता है, अगर हार्ट बीट रेट निकालनी है, हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट भी पता है आपको, स्ट्रोक वॉल्यूम भी पता है आपको, निकल गया आपका। अब बताओ कोई डाउट किसी को उसके अंदर? ये 5000 है, नीचे कितना आ गया, 50 आ गया, निकल के कितना आ गया, 100 आ गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बस आपको उड़ा के आना है। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन यहां दे रखा है, कुछ आपके भी शीट में मिल जाएंगे, तो कंबाइंड क्वेश्चन जब करोगे तो बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 चीजें हमारी एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब हम बात करेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पर इन चारों में कोई भी डाउट हो पहले मैं पूछ लेता हूं, पीछे बच्चे। हाँ, SB इसलिए कांस्टेंट रहेगा, मान ले इस वेंट्रिकल का मैं साइज बढ़ाता हूं, ठीक है, साइज बढ़ाता हूं, साइज बढ़ाऊंगा तो EDV क्या होगा, जितना EDV बढ़ेगा तो ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी तो बढ़ेगा। अगर EDV 120 की जगह मैं 150 कर देता हूं तो नो डाउट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम पहले 70 था, अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फाइनल समझ रहे हो निकल के क्या आएगा, 50 तो आएगा भाई 100 में से, ठीक है, आप समझ रहे हो ना भाई, फाइनल 50 तो बचा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है एकदम? एक चीज बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है तो वो ऑलवेज फिक्स ही रहेगा। पीछे कोई डाउट बेटा? पक्का? देख लो, ये चारों समझने जरूरी है, नो हेजिटेशन, क्लास में कोई हेजिटेशन नहीं है, इस पर मत जाना। हाँ क्लियर है बिल्कुल, ये चारों समझने जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब मैं आ रहा हूं सीधे, ठीक है, कार्डियक आउटपुट किस पर आ रहे हैं, कार्डियक आउटपुट नहीं नहीं, अब किस पे आ रहा है, ECG। अगर मैं ECG की बात करता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई ये क्या है, आपके दिल का हालचाल बयां करता है, दिल का हालचाल बयां करता है, किसकी फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। कब, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के दौरान जो आपके दिल का हालचाल बयां करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कोई डाउट? अगर मैं ECG की बात करता हूं तो ध्यान रखना, जो ग्राफ दिख रहा है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? उल्टा है, जो ग्राफ है वो एक्चुअल में ग्राम है, जो ग्राम है वो एक्चुअल में ग्राफ है। कोई डाउट? एकदम क्लियर है? ठीक है, तो आज समझना है अच्छी तरीके से, इसमें डाउट रहता है तो एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एंथोवेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी बहुत अच्छे से स्टडी की, उन्होंने बताया 2 टाइप के लीड होते हैं, लीड मतलब इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखा होगा कभी किसी का ECG करते हुए तो वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, साथ में एक जेल लेते हैं, इलेक्ट्रोड को लगाने के लिए जेल का यूज करते हैं। जेल उन इलेक्ट्रोड को एज एडहेसिव यूज नहीं होता, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपकी स्किन के और इलेक्ट्रोड के बीच में कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जेल, जो जेल होता है ना, वो इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एज अ एडहेसिव यूज नहीं होता।
आम इंसान को लगता है कि जेल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उन इलेक्ट्रोड को अटैच किया है, पर जेल की हेल्प से उसको अटैच ही नहीं किया। इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी समझते हो ना, हाँ, आसानी से हम उन इंपल्स को रिसीव कर पाए। ऐसे ही बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल। लेफ्ट एंकल ही क्यों लेते हैं, राइट एंकल नहीं लेते, ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट साइड इंपल्स आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको रिसीव कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? इनको हम लिम्फ लीड बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, यहां पर हम अपने दिल का यानी आपका हार्ट की जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू हो रहा है यहां पर? समझ रहे ना मेरी बात? यानी हार्ट बेटा, ठीक है, इधर, ठीक है, तो तुम लोग एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हो, ठीक है, रिलैक्स मोड में मत जाओ, ठीक है, रिलैक्स मतलब रिलैक्स मोड में रहो, पर मुझे हंसी आ जाती है तुम्हारी स्थितियां देख करके, ठीक है। तो वापस आ रहे हैं, ठीक है, ईसीजी की बात करते हैं। तो ईसीजी क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। बस ये लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ईसीजी के अंदर मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है, ठीक है। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। यहां तक कोई डाउट? कितनी भाई इसमें ध्यान रखना, जो मशीन है, मशीन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियो, और ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कितनी इलेक्ट्रिकल लीड यूज कर रहे हैं? एक कहां पर होगी, 2 कहां पर होगी, एक कहां पर होगी, एक कहां पर होगी? अब सारे के सारे दिमाग खोल के रखो, अब एक्चुअल में बहुत समझने का है, एकदम सीरियस होने का है, ठीक है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है, दिमाग एकदम पूरा यहां फोकस करना, बिल्कुल डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं हार्ट की, किसकी बात कर रहा हूं? हार्ट की, ठीक है, ये और ये, कोई डाउट? अगर हार्ट की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो यहां पर क्या था? पेस। यहां पर क्या था? पेस। नीचे क्या था? फिर फाइनली क्या था? पुरकिंजे। इसमें कोई डाउट है? अब समझना, अब समझना बहुत अच्छी तरीके से पूरा फोकस करके। अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहला स्टेप क्या होगा पेस मेकर में, एसए नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं पेस मेकर के अंदर। एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट कर रहे हैं? पेस मेकर के अंदर, एसए नोड के अंदर। जब एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, विभव जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन होता है, तब एक यहां पर पी वेव जनरेट होती है। तो पी वेव क्या बता रही है? पी वेव बता रही है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल इन एस ए नोड या पेस मेकर। कोई डाउट? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद ये पूरा एक्शन पोटेंशियल पूरे एट्रिया के अंदर ट्रेवल कर जाता है, पूरे एट्रिया के अंदर ट्रेवल कर जाएगा। जब पूरे एट्रिया में ट्रेवल कर जाएगा तब क्या होगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि पी से लेकर के क्यू के बीच में पूरी प्रोसेस हो क्या रही है भाई? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है, और सर इस इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। कोई डाउट? यानी एट्रिया के अंदर सिस्टोल हो रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर। 2 काम हो रहे हैं, सबसे पहले पी वेव बन रही है जो एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कहां पर? एसए नोड में रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद इंपल्स पूरे एट्रिया में जाते हैं, फिर एट्रिया में सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये ड्यूरेशन क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल इन एट्रिया। नहीं आई क्या? यानी यहां एक्शन पोटेंशियल एंड सिस्टोल, ये पूरा का पूरा एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी से लेकर के क्यू तक की पूरी वेव। तो पी क्यू इंटरवल कॉन्ट्रैक्शन, पहले डीपोलराइजेशन देन कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं इसको यहां इस तरीके से लिखूं तो पी वेव क्या बता रही है? पी वेव क्या बता रही है? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डी
पोलराइजेशन किसके अंदर? इन एट्रिया, इन एट्रिया। कोई डाउट? अब ध्यान आपको रखना है, जीरो से ऊपर जाओगे पॉजिटिव वेव, नीचे जाओगे नेगेटिव। जब नेगेटिव वेव होती है कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, नेगेटिव वेव में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी जितना भी डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑलवेज पॉजिटिव वेव में होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वेव में होगा। तो पॉजिटिव वेव कहां आएगी? ऊपर। तो पहले क्यू, अगर मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में पहले नेगेटिव वेव आएगी। नेगेटिव वेव जैसे लंबी छलांग लगानी हो तो 2 कदम पीछे आना पड़ता है, तो नेगेटिव वेव आएगी तब जाकर के लंबी छलांग लगेगी। कौन सी छलांग लगेगी? लंबी छलांग, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये एकदम तेजी से क्यू ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर सीधा नीचे आएगा और एस वेव, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना उसको नीचे भी आना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी यहां पर ये वेव जिग जैग बन रही है। क्यों बन रही है? पी और टी की तरह क्यों नहीं बन रही? क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 काम हो रहे हैं। एक तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो? उधर एट्रिया में क्या हो रहा होगा? रीपोलराइजेशन। 2 काम साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर जिग जैग, समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये वेव बनती है। कोई डाउट? तो ये समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या था? एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन, इंपल्स पूरे एट्रियम में चले गए। अब एट्रियम में क्या होगा? सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन बीच में आ गया। अब एक वेव कहां जा रही है? यहां से एसए नोड के बाद एवी नोड, एबी नोड इसको रिसीव करेगा। अगेन यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी डीपोलराइजेशन होगा, यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बारी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बारी। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करता हूं तो यहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा, यहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा और टी वेव के एंड तक होगा। एनसीईआरटी की लिखती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट द एंड ऑफ टी वेव। आप समझ रहे हो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक्चुअल में टी वेव के एंड तक होगा। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन की बात करूं तो एनसीईआरटी की लाइन क्या बता रही है? टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है, आप समझ रहे हो? पर एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट द एंड ऑफ टी वेव का जो एंड है वो बता रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हो रहा है, यानी यहां से यहां तक वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा है। यानी क्यूटी इंटरवल की बात करूं तो ये क्या बताएगा? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है, ठीक है, सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है, ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, सेम वही चीज, पहले डीपोलराइजेशन होगा फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा जो टी वेव के एंड तक चलता रहेगा। आप समझ रहे हो? टी वेव के एंड तक चलता रहेगा। तो सर टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई? यहां तक भाई पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, पर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ पैरेलली टी वेव भी बन रही है। टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बता रही है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बता रही है, यानी एक्साइटेड स्टेट से अब वो नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है। तो टी वेव क्या बता रही है? वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन। कोई डाउट? तो टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल का एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आना। कोई डाउट? वेंट्रिकल का एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आना, ये टी वेव रिप्रेजेंट करती है। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन पहले क्या होगा? सिस्टोल होगा, डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर उसको एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में भी तो आना है। तो अब सुनो, यहां पर क्या हो गया? सबसे पहले डीपोलराइजेशन हो गया, यानी कंडक्शन जनरेट हो गया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो वे प्यूरी वेंट्रिकल में माइग्रेट कर जाते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। जब तक वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है
तब तक यहां पर रीपोलराइजेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, पर रिलैक्सेशन इसके बाद चालू होगा। रिलैक्सेशन तब चालू होगा जब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो जाएगा। यहां से कौन सी वेव आ जाएगी? पी वेव। यानी आप कह सकते हो टी वेव का एंड और पी वेव का स्टार्टिंग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकल जब तैयारी करता है अपनी रिलैक्स होने की, समझ, तब तक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल स्टेबल नहीं होगा, रुकेगा नहीं, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। यानी जब तक इसका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तब तक एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। यहां तक सिस्टोल चलेगा ही, उसके बाद डायस्टोल स्टार्ट होगा। पर डायस्टोल की प्रिपरेशन, तैयारी, रीपोलराइजेशन टी वेव रिप्रेजेंट करती है। यहां तक कोई डाउट? यानी यहां पर मेनली तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले ऐसे नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट पी वेव कर रही है। फिर पी से लेकर के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एट्रियल सिस्टोल को बता रहा है। एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो उससे उसके बाद तुरंत ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट करेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सेम अट्रिया की तरह। यानी एस ए नोड के बाद अब बारी आती है एवी नोड की। एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी इंपल्स भी पूरे के पूरे वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बारी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बारी। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से लेकर के एट द एंड ऑफ टी वेव, टी वेव के एंड तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू चलेगा। तुम समझ रहे हो ना? टी वेव के एंड तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू चलेगा, और यहां पर आकर के एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का एंड रिप्रेजेंट कर रही है। तब तक टी वेव जनरेट हो चुकी है, यानी अब तैयारी हो रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की। और यहां से यहां तक नेक्स्ट पी वेव के स्टार्ट होने से पहले तक वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा। अब बच्चों के दिमाग में आता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को उस तरीके से याद रखना। अगर मैं कार्डिक साइकिल को ड्रॉ करता हूं तो कार्डिक साइकिल के अंदर मैंने बताया था इस तरीके से, ये और ये 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.3। भाई यहां पर अगर पी वेव आएगी तो यहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, तो यहां पर टी वेव आएगी। आपसे पूछेगा टी वेव और अगली साइकिल की पी वेव के बीच का ड्यूरेशन क्या है? 0.4 सेकेंड। पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। क्यू आर एस और टी के बीच का ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड। अब बताओ कोई डाउट? हाँ बेटा, यस। पी वेव के लास्ट तक नहीं है, पी वेव के पहले तक है। आप समझ रहे हो? पी वेव के पहले तक है, क्योंकि पी वेव रिप्रेजेंट, यहां बता दिया, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल एट्रियल डीपोलराइजेशन। आप समझ रहे? एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ लिख रही है कि टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। फिर साफ साफ लिख रही है एंड द एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। आप समझ रहे हो? क्योंकि क्योंकि टाइम ड्यूरेशन यहां बहुत कम होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डीपोलराइजेशन सिस्टोल दोनों 0.1 सेकेंड के अंदर होते हैं। आप समझ रहे हो? तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, उसके अंदर रीपोलराइजेशन, समझ रहे हो, काउंटेबल नहीं होता। वहां पर 0.3 और 0.5 का अंतर आ रहा है, तो वहां पर ये काउंटेबल होगा। समझ रहे हो? तो एंथोवेन साहब ने, इसीलिए तभी तो एंथोवेन साहब ने ओनली ओनली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को लिया है, एट्रियल रीपोलराइजेशन को ईसीजी में काउंट नहीं किया। समझ रहे हो ना? ओनली एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन बोथ। कोई डाउट? पीछे बेटा, पीछे। और गई थोड़ी रही, अब रही किनारे आए। समझ गए ना? हाँ, तो लास्ट टाइम पर एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर बिल्कुल? हाँ, तो अभी समझ रहे हो, मुझे पता है चूहे कूद रहे होंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो लास्ट टाइम पर एनर्जी लेवल अपना जबरदस्त होना चाहिए। आपको तो हो गया होगा ना? क्या? ठीक है,
और कोई कुछ और चाहिए इसमें से क्लास से? कुछ हो जाएगा ना तुमसे? अब हम एंटर कर रहे हैं सेकंड फेज के अंदर। ईसीजी में यहां तक मुझे बता, कोई डाउट है यहां तक? फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले पी वेव। पी वेव क्या बता रही है? एस ए नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट? माइग्रेशन हुआ पूरे के पूरे एट्रिया के अंदर, समझ रही ना बेटा? पीछे पिलर के पास, हाँ सुन रही है ना? फिर एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट? सिग्नल कहां चला गया? एसए नोड के बाद ए बी नोड के पास, वहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है। अब किसकी बारी आई? अब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बारी आई। तब क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा इंटरवल होगा? क्यूआरएस से लेकर के एट द एंड ऑफ टी वेव। तब टी वेव क्या काम कर रही है? रिपोलराइजेशन की तैयारी कर रही है। टी वेव के एंड से लेकर के पी वेव के स्टार्टिंग तक क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में रिटर्न हो रहा। कोई डाउट? अब एनसीईआरटी ये भी बोल रही है कि ऑब्वियसली, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ईसीजी देखने को मिल जाए, जैसे अभी दिखाया ना, अभी मैंने अभी दिखाता हूं, ईसीजी देखने को मिल जाए, कैसा ईसीजी देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको, ये ईसीजी है। इस ईसीजी के अंदर कुछ समझ में आ रहा है? इस ईसीजी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो एक भी बच्चा ईसीजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। बताओ ईसीजी में क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि ईसीजी में क्या है, जरा बताओ, समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आएगा, एक को भी समझ में नहीं आएगा ईसीजी के अंदर। हाँ ठीक है, एक को भी समझ नहीं आएगा। ईसीजी के अंदर सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी क्यू, तुम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से? ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी आ रहा है पर उसे एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अगर मैं ईसीजी दिखाऊं तो ईसीजी में क्या देख रहे हो? ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं ना? और कुछ दिख रहा है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, इधर 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 इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आप क्या काउंट कर सकते हो, तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा यहां पर क्या है, ठीक है, अगर आपसे कहूं यहां पर क्या है? नंबर ऑफ, अगर आपसे कहें कि हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यू आर एस, यानी इससे आप इतना पता लगा लोगे कि जिस इंसान का ईसीजी है उसका हार्ट बीट रेट क्या है। और कुछ पता लगा सकते हो क्या? एनसीईआरटी यही बात बोल रही है। एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिविंग टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट। भाई एक मिनट के अंदर कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं? एक मिनट में जो भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं वो उसका हार्ट बीट रेट है। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? अब लास्ट पैरा में एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है, ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी मैं ऐसे कई ईसीजी लेकर के आऊं तो सबके ईसीजी तुम्हें एक जैसे देखने को मिलेंगे, सब ईसीजी में कुछ ऐसे ही तुम्हें नजर आने वाला है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं कर पाओगे तुम, समझ रहे हो? अब वो एक्सपर्टी चाहिए उसके लिए, ठीक है। हाँ एकदम भाई, एकदम थोड़ी ना बनते हैं डॉक्टर, पहले डॉक्टर एमबीबीएस करते हो, फिर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, तब तुम समझोगे। हाँ हाँ ठीक है, तो लगभग रफली सबका सेम होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। अब जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो जो नॉर्मल, इस तरीके से नॉर्मल क्या आएगी? नॉर्मल क्या आएगी? पी क्यू आर एस टी, ये नॉर्मल वेव है। मान लो किसी का पी वाला पार्ट बढ़ा हुआ आ रहा है, पी वेव क्या आ रही है? इंक्रीज आ रही है। मान लो किसी का क्यू आर एस, क्यू आर एस नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। मान लो किसी का एस और टी के बीच का जो इंटरवल है ना, ये बढ़ा हुआ आ रहा है, एस टी इंटरवल क्या आ रहा है? बढ़ा हुआ आ रहा है। ऐसे ही अगर ये अपनी नॉर्मल वेव से डेविएट होती है, चेंज होती है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? डिसऑर्डर। सो इसलिए कह सकते हो इट इज अ, ठीक है,
ये क्या है? ग्रेट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। यानी 3 चीजों की मैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बता चुका हूं आपको। एक तो मैंने आपको स्पायरोग्राम की बताई थी, दूसरी मैंने हार्ट साउंड की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बताई थी, और तीसरी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ईसीजी की। तीनों पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर किसी का पी क्यू आर एस ये सब बढ़ा हुआ है तो क्या बता रहा है? इंक्रीज। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? इंक्रीज साइज ऑफ एट्रिया। इंक्रीज साइज ऑफ एट्रिया, ये पीछे दे देना उसको, बच्चे को। इंक्रीज साइज ऑफ एट्रिया, ठीक है। और अगर मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़े की बात कर रहा हूं, ये क्या बता रहा है? ठीक है, बता रहा है हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मायोकार्डियल इनफाक्शन, मायोकार्डियल इनफाक्शन, मायोकार्डियल इनफाक्शन। पर मान लो, अरे इधर आ जाओ, अब यहां ये ऐसा आ ही नहीं रहा, ये हो गई क्या? स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? पेप 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 पेप। पहली कर रहे हो पी, ठीक है। अब आ गई पी, ठीक है। खेल खत्म, मतलब अरेस्ट हो गया भाई। कार्डियक अरेस्ट। समझ रहे हो? राम राम, जय राम जी की। हम चले, समझ रहे हो? अलविदा वतन साथियों। नहीं आया क्या? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। हार्ट बीट रुक गई। पर अभी एंड नहीं हुआ, ईसीजी एंड हुआ है। ईसीजी बता रहा है मूवी अभी बाकी है, हीरोइन आई। नहीं आया क्या? अरे भाई रुको, ठीक है। उसने क्या किया? हाथ मारने चालू कर दिए कि भाई चले कहां गए तुम। नहीं आया क्या? देखा है मूवीज में क्या आती? अब कहां चले गए? जैसे यहां हाथ पड़े तो क्या हुआ? अगेन से ईसीजी फिर से बन गया, रिवर्स हो गया, यानी दिया फिर से। समझ में आया? कहानी रिवर्स हो गई। कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, जो नए बच्चे होंगे। किसके नहीं आई समझ में? नहीं आई? बता देता हूं एक बार, ठीक है। देखो, तुम अब नए जमाने के बच्चे हो, पुराने जमाने की मूवी नहीं देखी होगी। देखी है क्या? देखना, पुराने टाइप की मूवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। एक ध्यान सुनो, ध्यान से। पुराने जमाने की मूवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के अंदर हॉस्पिटल नहीं होते थे, एक पुरानी झोपड़ी दिखाई जाती थी। उस झोपड़ी के अंदर एक खाट होती थी टूटी, उस पर हीरो पड़ा होता था, ठीक है। एक आला दिखाते थे, उसमें एक दीपक जलाते थे, दीपक। अब कैमरामैन को दिखाना था कि अब ये मरने वाला है, ठीक है। ईसीजी तो था नहीं, तो कैमरा कहां होता था? दीपक पर होता था। दीपक फड़फड़ा रहा होता है और तुरंत हीरो के ऊपर होता था। हीरो कहता हाँ, फिर दीपक फड़फड़ा रहा होता है, फिर उधर हाँ गया, ठीक है। थोड़ी देर में क्या होता है? थोड़ी देर, फिर मैं छोड़ दूंगा, बताऊंगा नहीं आगे। थोड़ी देर में क्या होता है? दीपक बुझ जाता है। तो कैमरामैन दीपक को बुझता हुआ दिखाता है, तुरंत उधर दिखाता, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। पर अब रिप्लेस हो गया, ये सिस्टम रिप्लेस हो गया नए जमाने से। अब नई मूवी देखोगे ना, दीपक नहीं होगा, टूटी हुई खाट नहीं होगी, अपोलो जैसा बड़ा हॉस्पिटल होगा, प्रॉपर ईसीजी लगा होगा। अब उसमें क्या होगा? कैमरामैन क्या दिखाएगा? हाँ, अरे यार, अभी जरूरत पड़ेगी, डाउट में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो अब कैमरामैन, अरे हाँ, अब कैमरामैन क्या दिखाएगा? ईसीजी दिखाएगा। यानी वो क्या करेगा? इधर ईसीजी पे दिखाएगा, ईसीजी एकदम तेज चल रहा होगा, वो खाट पर उछल रहा होगा, फिर चल रहा होगा, वो उछल रहा होगा। अचानक से डॉक्टर आएगी, डॉक्टर की टीम क्या कहेगी? ये क्या हो रहा है? ठीक है, ईसीजी पे 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 पी। अब वो
अब गर्दन नहीं दिखाएगा, गर्दन नहीं दिखाई जाती, बस वो शांत दिखा दिया जाता है, बस वहीं ईसीजी पे कैमरा होता है। डॉक्टर कहता है सो सॉरी, ठीक है, ठीक है। तब तक एंट्री होती है, हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो, एंट्री हो सकती है किसी, समझ रहे हो, हाँ, अरे मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, और अचानक से वो गुस्से में नहीं, जब परेशान होता है इंसान तो मतलब हाथ पटकना चालू कर देता है, तो जब हाथ, आप पता है किसी को भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस समय आप पंप करना चालू कर दो, ठीक है, पंप करना चालू कर दो तो शायद क्या होता है, भाई कंडक्टिविटी फिर से आ जाती है, तो अचानक से कंडक्टिविटी आती है तो वो स्ट्रेट लाइन चल रही थी ना, फिर से आ गई, वो फिर से आ गई, तुरंत कैमरामैन ना दिखा देता है, क्योंकि उस हीरो को मारना नहीं था, समझ रहे हो ना, ये तो पिक्चर थी, थोड़ी आई क्या, हाँ हाँ, वो दो चीजें हैं, वो है इलेक्ट्रिक शॉक मशीन, जब कंडक्टिविटी नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से कंडक्टिविटी दी जाती है, झटका लगता है, अगर इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी आ गई तो ठीक है, अगर कंडक्टिविटी नहीं आई, कंडक्टिविटी नहीं आई तो, अरे कंडक्टिविटी नहीं आई तो क्या हो गया, खेल खत्म, आई या नहीं आई। अब ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, और लास्ट पार्ट बचा है डिसऑर्डर, लास्ट पार्ट है डिसऑर्डर। तुम्हें याद हो मैंने बताया था, अगर मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरा एनर्जी लेवल यूज ज्यादा होगा, तो मेरी ग्लाइकोलिसिस ज्यादा चलेगी। ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है डीपीजी, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डीपीजी, और डीपीजी की बीटा चेन से बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर ये डीपीजी ज्यादा बनेगा तो ज्यादा बीटा चेन से बाइंड करेगा, और ज्यादा बीटा चेन से बाइंड करेगा तो बीटा चेन क्या ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगी, बीटा चेन ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगी, और बीटा चेन अगर ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगी तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, और ये अगर रूटीन में मेंटेन रही तो क्या होगा, मेरी मसल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इसको बोलते हैं इस्चीमिया, पर एनसीईआरटी ने इस्चीमिया की बात नहीं की। एनसीईआरटी कहती है अगर आपको लंबे समय से इस्चीमिया बना हुआ है तो आपका हार्ट जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाएगा, यानी हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, सुन रही ना बेटा, हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और हार्ट का अगर कार्डिक आउटपुट कम होगा तो हार्ट फेल्योर हो गया, कहते हैं हार्ट अपने काम को करने में फेल हो रहा है, हार्ट फेल्योर हो गया, और किसी का हार्ट फेल्योर होगा तो आगे जाकर के हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने से इसको क्या बोलते हैं, सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से एक्यूट चेस्ट पेन होगा, इसको एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स, जो किसी भी एज में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है, अब मिडिल एज में भी हो सकती है, एल्डरली भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, क्लियर बिल्कुल, जो बताती है कि आने वाला है भाई हार्ट अटैक। अटैक का मतलब है ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से हार्ट की मसल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, जब मैंने एम्फाइसीमा बताया था तो आपको बताया था कि लाइसोसोम्स की वॉल ऑक्सीजन की कमी की वजह से वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फटते हैं, और जो एल्वुलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एल्वुलाई का सरफेस एरिया घट जाता है। सेम मैकेनिज्म यहां पर होती है, फटते हैं तो कार्डियक मसल्स डैमेज होते हैं, कार्डियक मसल्स में रिपेयर नहीं होता, रीजनरेशन नहीं होता, और आपका हार्ट कमजोर हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि भाई 2 अटैक पड़ चुके हैं, ध्यान रख, ज्यादा पड़ गए ना तो खेल खत्म हो जाएगा। और अचानक से एक दिन आता है जब सीवियर हार्ट अटैक पड़ता है, उसमें कार्डियक मसल्स ज्यादा ही डैमेज हो जाते हैं और कार्डियक एक्टिविटी रुक जाती है, कार्डियक आउटपुट 0 हो जाता है और अरेस्ट हो जाता है, खेल खत्म, दिया भूज गया, नहीं आई गया, आ गई, सारे डिसऑर्डर खत्म हो गए, पर समझने हैं, हाँ वैसे आज की डेट में तो फीमेल में भी होता है, ठीक है, हाँ पहले इसका मैं बताता हूं, मेल का दुश्मन उसका खुद का मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, और फीमेल का दोस्त उनका सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। पर फीमेल का जो दोस्त सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है वो ज्यादा समय तक साथ नहीं देता, वो मेनोपॉज के बाद साथ छोड़ देता है, तो फीमेल में बहुत सारी सीवियर चीजें हो सकती हैं आफ्टर मेनोपॉज।
पर मेल का ये दोस्त जिंदगी भर साथ रहता है, इतना दोस्त है, एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को काटता है, इसलिए फीमेल में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की, फैट अलग चीज होती है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज होती है, ध्यान रखना। फीमेल में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, वो जरूरी है क्योंकि उसको प्रेग्नेंट होना होता है, बेबी कंसीव करना होता है, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, लाइका नेचर, ठीक है। तो नेचर ने उस चीज को अलग तरीके से बनाया है, पर मेल के केस में अलग चीज है, ठीक है, फैट डिपोजिशन नहीं होता, पर कोलेस्ट्रॉल दुष्ट है, खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम चाहिए, जितना कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में लिवर बना लेता है, जितना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, नहीं, समोसा, समोसा, समझ रहे हो ना, जब समोसा खाओगे तो एडिशनल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो मैं बताने वाला हूं क्या होने वाला है, पहले यही देख लो, कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई है, तब होगी सीएडी, नहीं आई, जब बात छेड़ी दी है, अब सुन ले मेरी बात, इधर आ, सारे लोग इधर आ जाओ, पहले सीएडी समझा रहा हूं। हमारी क्लास के बच्चे हैं, उनकी ये कोरोनरी आर्टरी है, क्या ये कोरोनरी आर्टरी समझते हो, कैरोटिड आर्टरी से कंफ्यूज मत होना, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी वॉल ऑफ हार्ट, कहां सप्लाई कर रही है, वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल में ब्लड सप्लाई कर रही है, कहां पर सप्लाई कर रही है, हार्ट की वॉल में, कोई डाउट। जब आप समोसा ज्यादा खाओगे, क्या, अच्छा कोई नहीं, अरे कोई नहीं, ठीक है, जब समोसा ज्यादा खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल, ये क्लास के बच्चे हैं, मानते नहीं है, अभी मैं आ रहा था, कोचिंग के बगल में खोखा है, ये खड़ा था, समझ रहे हो ना, और समोसे में लगा पड़ा था, तुरंत इसी को देखा मैंने, अच्छा मेरी जी लगा पड़ा है, लगा पड़ा है खाने में, खोके भाई खाने में, था नहीं था, देख ले, मैं सामने से निकला, मैंने भाई कौन कौन खड़ा है, बच्चे बैठे, जे पहचान में आ गया तुरंत, ठीक है, मैंने आन दो उसको, बताऊंगा, अब तभी तो बता रहा हूं, आप सुन ले, अब धीरे धीरे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ, नीचे वाले बच्चों की आत्मा आ गई किसी के अंदर, कौन था ये, नीचे बच्चे ऐसे ही करते, कोलेस्ट्रॉल, पर तुम जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो फैट भी तो होगा, फैट भी होगा, जब सोचो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में, औरों में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट हो रहा है, डेंजरस कंडीशन, समझ रहे हो, इसकी वजह से कैल्शियम भी डिपॉजिट होगा, समझना मेरी बात, इसकी वजह से फाइब्रस टिश्यू भी डिपॉजिट होंगे, भाई ये तो पहाड़ बनता जा रहा है, नहीं आया क्या, यानी कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, और क्या होगा, फाइबर, ये सब डिपॉजिट हो जाएंगे, इसकी वजह से एक पहाड़ बनेगा, क्या बनेगा, पहाड़, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एथिरोमा, ये क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एथिरोमा, थोड़ा बहुत एथरोमा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये एथरोमा मोर देन, अरे मोर देन 75% हो गया, इट इज अ डेंजरस, मूवी देखिए माला माल वीकली, है नहीं देखी, माला माल वीकली में उसको बहुत मोटा दिखाया है उसको, ठीक है, अचानक उसकी मतलब बहुत मोटा होने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, एथरोमा बन गया होगा उसको, पर जिंदगी चल रही थी उसकी, अचानक से उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो खुशी होगी या गम होगा, खुशी में बीपी बढ़ेगा घटेगा, और बीपी जब तेजी से बढ़ेगा तो ये पहाड़ टूटेगा या बना रहेगा, टूटेगा, पहाड़ टूटेगा, ब्लीडिंग होगी, फिर क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कार्डियक मसल्स में रुक जाएगी, और उसको अरेस्ट हो जाएगा, उसको उसमें अरेस्ट दिखा दिया गया है, समझ रहे हो, अब उसकी लॉटरी के पैसे चाहिए थे, तो गांव वाले उसको ऐसे शो करते हैं कि वो जिंदा है, पूरी मूवी इसी पर है, बड़ी गजब मूवी है, कभी देखना, सिलेक्शन हो जाए तब,
ठीक है, अभी नहीं, समझना मेरी बात, तुम समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? एथेरोमा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइबर्स, और इसको क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा? CAD, कोरोनरी आर्टरी, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोई डाउट? डेंजरस कंडीशन। अगर किसी को CAD हो रहा है, अब सोच ले, तू समोसा खाएगा तो CAD हो जाएगा। तू भी साथ में था बेटा। खाओ, कभी कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रोज मत खाओ, कभी कभी के लिए मना नहीं कर रहा, रोज मत खाओ। अरे हाँ, पूरी तो बात कर लूं। इधर सुनो, अगर एस्ट्रोजन का लेवल किसी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को काटता है, पर एंड्रोजन कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को बढ़ाते हैं। डेंजरस। क्या नेचुरली बात चल रही है, तुम ऊपर से खाओगे तो वो डिपोजिट होगा ही, समझ रहे हो? तो मैं बात कह रहा हूं कि बचो उससे, बाहर के समोसे से बचो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब मैं थोड़ा बैक आ जाऊं। अगर किसी को CAD होगा तो जो ब्लड सप्लाई जितना होना चाहिए कार्डियक मसल्स में, उतना हो पाएगा क्या? यानी सप्लाई ऑफ ब्लड रिड्यूस नहीं हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ ब्लड रिड्यूस होगा तो हार्ट को जितना काम करना चाहिए उतना काम कर पाएगा, यानी हार्ट फेल्योर नहीं हो जाएगा। अगर हार्ट फेल्योर होगा तो एंजाइना नहीं हो जाएगा, एंजाइना होगा तो अटैक नहीं बढ़ेगा, और एक दो अटैक चल गया पर ज्यादा अटैक हो गए तो अरेस्ट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना? यानी इससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। समझे या नहीं समझे? 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 अगर ये होगा तो फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी है। फेल्योर समझते हो? हार्ट अपने काम को करने में फेल हो रहा है। हार्ट फेल्योर मींस स्टेट ऑफ हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड effectively enough to meet the need of the body। समझ रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोल सकते हो। कब होगा? जब कंजेक्शन ऑफ लंग्स होगा। मान लो, इधर 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 इधर, अब एकदम शांत, 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाओ, खत्म है बिल्कुल। 5 मिनट एकदम सीरियस, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। 5 मिनट एकदम सीरियस। किसी के लंग्स में मानो म्यूकस भरा हुआ है, कंजक्शन हो रखा है, म्यूकस भरा हुआ है, कंजक्शन हो रखा है। जितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज होनी चाहिए ब्लड में उतनी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी क्या? नहीं होगी ना? तो कभी कभी इसकी वजह से भी हार्ट की वॉल में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जितनी पहुंचनी चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? इसकी वजह से भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलोगे, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर ड्यू टू कंजक्शन ऑफ लंग्स। समझ में आया नहीं आया? यस। किसी को निमोनिया होगा, लंबा निमोनिया, लंबा निमोनिया नो डाउट इसको लीड कर सकता है। समझ गए ना मेरी बात? समझे या नहीं समझे? अगर किसी को फेल्योर है तो एक दिन क्या होगा? एंजाइना, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स, या नो इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स। और बताया एंजाइना किसी भी एज में हो सकता है। आप समझ में आ गया? मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, हाँ या ना? और सीधा किसमें? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब है CAD, 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 कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एंजाइना का मेन कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोई डाउट? और ऐसा होने से क्या होगा? इससे लीड होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब समझते हो? डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, पार्ट ऑफ कार्डियक, कंप्लीट नहीं, ठीक है? डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ
कार्डियक मसल्स, नॉट कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स। जबकि यहां क्या होगा, डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल्स। डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल्स, यानी कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, खेल खत्म। समझ में आया नहीं आया? अरेस्ट तब यूज करोगे जब हार्ट एकदम स्टॉप हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्टॉप। हार्ट बीट क्या हो गई, स्टॉप। अब बोलोगे भाई कार्डियक आउटपुट 0, अरे तुम्हें आ गया ना समझ में। अब लास्ट एक चीज बची है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर। सो गई क्या, जग रही है ना? हाँ, एक क्वेश्चन बताएगी। मान लो किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, मान लो हाई ब्लड प्रेशर है, उसका कार्डिक आउटपुट नहीं, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा, सबसे पूछ रहा हूं, पर अभी इससे क्वेश्चन है, बाद बाकी ये बोलेंगे नहीं, हाथ उठाएंगे समझ में आ जाए तो। ज्यादा होगा कंफर्म? सब लोग सहमत हैं? कोई भी ऐसा नहीं है सहमत ना हो? एक है, मैंने कहा किसी का अगर हाइपरटेंशन हो रखा है, हाइपरटेंशन, तो स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या सेम रहेगा? ज्यादा वाले अभी सब थे साथ में उसके, एक भी नहीं है। कम वाले एक दो हैं, एक और दो। सेम वाले उसके साथ कोई भी नहीं है, छोड़ दिया उसको अकेला। है? कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कितने लोग बढ़ेगा, कितने लोग घटेगा, कितने लोग सेम रहेगा? तो कहीं तो रहो यार, सेम में हो सारे लोग, बढ़ेगा घटेगा में कोई नहीं है। चलो, अरे यार घटेगा, क्यों घटेगा बताओ? किसी को अब सुनो, हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स कांटेक्ट करते हैं, फैलते हैं? कांटेक्ट करेंगे ना। अगर ब्लड वेसल्स कांट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वेंट्रिकल लगा हुआ है, तो कांट्रैक्ट करने पर वेंट्रिकल जितना निकालना चाहिए ब्लड नीचे पहुंचाना चाहिए, पहुंचा पाएगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को बड़े बड़े टीचर से भी पूछा है, उल्टा बताते हैं साहब। ठीक है, टॉटोरा में साफ साफ लिख रखा है, ठीक है, और समझा भी रखा है, अगर ब्लड वेसल्स कांट्रैक्ट करेंगे तो ल्यूमिन छोटा होगा, जितना पंप करना चाहिए ब्लड उतना पंप नहीं कर पाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। नहीं आई? हाइपरटेंशन, टेंशन के अंदर क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अरे नहीं आई? किसके नहीं आई, याद उठाओ। एक, इधर किसके नहीं आई? एक। अब बताओ, अब सुनो, किसी को अगर सुनो, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन का मतलब बीपी हाई होना, बीपी हाई हाइपरटेंशन की वजह से जो होता है ना, ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, लिमिन छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर मान लो वेंट्रिकल लगा हुआ है, इसके ऊपर मान लो वेंट्रिकल लगा हुआ है। अब वेंट्रिकल को क्या करना है, पंप करना है ब्लड नीचे, कोरोनरी सॉरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पहले ल्यूमिन बड़ा था तो ज्यादा पंप कर पाता, अगर ल्यूमिन कम है तो क्या उतना पंप कर पाएगा जितना पहले कर पाता? तो जो ब्लड पंप होता है इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा या घटा, ये तो पूछ रहा हूं, घटा। आई या नहीं आई? हाँ, तो तुम अगर एक्टिव रहो तो ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी की एक लाइन थी, एनसीईआरटी की दो लाइनें मैंने बता दी है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। एनसीईआरटी बोलती है कि एथलीट्स के वेंट्रिकल का साइज ज्यादा होता है, इसीलिए उसका ईडीवी ज्यादा होगा, इसीलिए उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा,
इसीलिए उसका कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज अगर चेंज हो रही है तो दूसरों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर आएगा। ठीक है, एथलीट्स का एग्जांपल दिया है और एनसीईआरटी तो मैं लाइन भी बता दूं कहां पर है, 2-3 लाइन अंडरलाइन कर लो, ये पूछी जाती है। पहली लाइन तो दे रखी है जहां पर इन्होंने पेज नंबर 285 ऊपर से पैरा नंबर 2, द हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट, इसके नीचे आओगे ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द, ठीक है ये समझ में आ गया। आगे देखो आगे देखो आगे देखो नीचे 5 लीटर हेल्दी इंडिविजुअल बॉडी, हाँ अब देखो नीचे से इसी पेज पर 285 पर सेकंड पैरा में नीचे से तीसरी लाइन, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। समझ रहे हो? अगर किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा तो मतलब उसका हार्ट रेट में भी चेंज आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और रेगुलेशन के अंदर दिखा रखा है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, साफ साफ दे रखा है इन्होंने नीचे से तीसरी लाइन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। कहां गया? यहां आ जाओ, हाँ ऊपर हाथ देखा है, द स्ट्रेंथ नहीं ऊपर देखा, देखो ऊपर देखो, सिंपैथेटिक, पैरा की बात नहीं करो, सिंपै की बात करो, सिंपैथेटिक कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, दिखा है ऊपर से पहली दूसरी तीसरी चौथी चौथी पांचवी लाइन मिला। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाएगा घटाएगा? फिर कह रहा है जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा घटेगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? तो कार्डिक आउटपुट वही बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? डिसीज सारी होगी तुम्हारी। अब इसमें ध्यान रखना है अगर किसी का, खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल बीपी क्या होता है? नॉर्मल बीपी बताओ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120 अपॉन, ये क्या हो गया? सिस्टोलिक। ये क्या हो गया? डायस्टोलिक। ठीक है, ये इसको अगर मैं हाइपरटेंशन कब बोलूंगा? 120 कितना हो जाए? 140, 90 के 80 कितना? 90, ये क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। किसी को हाइपरटेंशन होगा तो उसका बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ने से जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं यहां पर? ब्रेन एंड किडनी, इनके अंदर ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, डेथ होने की या कोमा में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बस अब आप जा सकते हो। जो टेस्ट होना है, इस टेस्ट के अंदर ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, नहीं। लगभग 35 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लगभग 34 क्वेश्चन है, सारे करके आने हैं। ओनली और ओनली पूरा ब्रीदिंग, बस। अब सांस लेने से पहले फिर बैठ के ही डाउट बताएंगे। समय कैसे हो जाएगा? एकदम बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, एपोप्टोसिस, ठीक है, फ्लैगिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले अगर रिप्लेस कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो नहीं पाता। जब भी हम हार्ट रिप्लेसमेंट करते हैं तो बॉडी को आर्टिफिशियल हार्ट से पहले रिप्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट उसको पंप करता रहता है, तब जाकर के ये मैकेनिज्म की जाती है। सबका अलग अलग प्रोसेस है, मतलब मान के चलो 12 से 24 घंटे।
ये तो